नमस्कार भैयाओं, आज हम द्वादशी इतिहास इसका अध्याय 2 मौर्य जो है अध्याय चल रहा है हमारा, उसका एक प्रकरण आज ले रहे हैं मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में। उससे पहले हमने मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के धर्म सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, धर्म सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में। आज हमारे पास जो बिंदु आ रहा है वो आ रहा है मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के सामाजिक जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर सामाजिक वर्ग एवं जाति प्रथा के बारे में अध्ययन करेंगे, स्त्रियों की उस समय की क्या स्थितियां थी, उनके वेशभूषा और रहन सहन के बारे में, और भोजन पद्धतियों के बारे में, भोजन की स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि मौर्य साम्राज्य की सामाजिक स्थिति। तो मौर्य साम्राज्य की सामाजिक स्थितियों में उसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो किसी न किसी यात्रा वृत्तांतों से, या उनके लेखों से, या उनके अभिलेखों से। तो अशोक के लेख और कौटिल्य की पुस्तक याद आया, अर्थशास्त्र, हमने पहले ये भी पढ़ा था, मैगथनीज की पुस्तक इंडिका, ठीक है। हाँ, तो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, सम्राट अशोक के लेखों और मैगथनीज की यात्रा वर्णन जो है, उन सभी के माध्यम से मौर्य काल की सामाजिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो सामाजिक वर्ग और जाति प्रथा की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि उस समय यानी मौर्य साम्राज्य के समय कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार उस समय आश्रम व्यवस्था की जानकारी भी मिलती है। यानी कैसी शिक्षण, कैसे आश्रम व्यवस्था के अनुसार भी होता था। उसके बाद क्षत्रिय व वैश्य प्रतिष्ठित जो होते थे, क्षत्रिय लोग और वैश्य जो है वो प्रतिष्ठित जो है जनसमूह के अंदर गिने जाते थे। लोग ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा का भाव रखते थे। मैगथनीज की जो पुस्तक है, पुनः दोहरा रहा हूं, मैगथनीज की जो पुस्तक है इंडिका के अनुसार उस समय 7 जातियां, कितनी जातियां? 7 जातियों का उल्लेख किया गया, जिसमें पहला दार्शनिक, जो विचारक, इतिहासकार, जो सोचने समझने वाले होते थे, दार्शनिक लोग यानी शिक्षित लोग कह सकता हूं मैं, से पढ़े लिखे लोग कह सकता हूं। दूसरे वे लोग जो किसान होते थे। तीसरे वो अरियर। चौथे कारीगर, जो काम करने का। 5वें वर्ग जो बांटा था वो सैनिक वर्ग में। छठा होता था निरीक्षक वर्ग में। निरीक्षक का मतलब बिना अक्षर जानकारी वालों नहीं, निरीक्षक यानी जांच पड़ताल करने वाला, ठीक है। और 7वां होता था सभासद। ये 7 ऐसे वर्ग थे। पुनः दोहरा रहा हूं, दार्शनिक, किसान, अरियर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। ये 7 प्रकार की जातियों का उल्लेख जो है उस सामाजिक वर्ग में मिलता है, यानी जाति प्रथा में। अब आता है उसके अगली बात अगर मैं करूं तो मैं कह सकता हूं कि उस समय स्त्रियों की क्या दशा थी। यानी मौर्य साम्राज्य के सामाजिक जो है, सामाजिक कह सकते हैं सामाजिक साम्राज्य, सामाजिक स्थिति की बात करें तो स्त्रियों की स्थिति थी कि स्त्रियां जो होती थी वो स्वतंत्रता व उनको समानता प्राप्त थी। यानी स्त्री व्यवस्था में अगर कहें तो स्वतंत्रता व समानता प्राप्त थी। स्त्रियों का पुनर्विवाह व तलाक की भी उनको क्या थी? अनुमति थी। बड़ी विशेषता है, पुनर्विवाह और तलाक की भी उनको क्या थी? अनुमति थी। तीसरा, सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने के लिए जो जितने भी सार्वजनिक काम होते थे उसमें पुरुषों को प्रधानता दी जाती थी। किनको प्रधानता दी जाती थी? पुरुषों को, यानी उनको प्रतिबंधित थे, यानी महिलाएं वहां जाना प्रतिबंधित थी। चौथा, स्त्रियां जो है वो धार्मिक कार्यों को अपने पति के साथ ही पूरा करती थी। यानी जो भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह होते थे वो अपने पति के साथ ही उनको संपन्न पूरा करती थी। चौथी बात अगर कहें तो प्रशासन में स्त्रियां जो है वो गुप्तचर का काम करती थी। बहुत बड़ी बात है ये। यानी मौर्य साम्राज्य में स्त्रियां वो प्रशासनिक कार्यों में किस काम को करती थी? गुप्तचर के कार्य को करती थी, ठीक है। सैनिक के रूप में भी वो प्रशिक्षित थी। कई स्त्रियां जो है सैनिक कार्य भी संपन्न करती थी, ठीक है। समाज का संपन्न वर्ग जो है वो बहुपत्नी प्रथा को भी स्वीकार करता था। बहुपत्नी का मतलब एक से अधिक विवाह जो है, जो प्रतिष्ठित वर्ग होता था, समाज के प्रतिष्ठित वर्ग के लोग जो होते थे वह एक से अधिक विवाह भी कर सकते थे। उसके बाद कुछ स्त्रियां जो है वो व्यवसाय, आप हमें कह सकते हैं वैश्याकृति का व्यवसाय के रूप में भी काम करती थी, जिसको गणिका या रूपजीता कहा जाता था। क्या कहते थे? गणिका या रूपजीता, ये भी कहा जाता था। देखो, चाणक्य के अनुसार, किसकी बात कर रहा हूं मैं? चाणक्य के अनुसार वंश की रक्षा के लिए स्त्रियां किसी अन्य व्यक्ति के पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। ये चाणक्य ने अपनी पुस्तक में लिखा है।
समझ रहे बात को। चाणक्य के अनुसार वंश की रक्षा के लिए स्त्रियां किसी अन्य व्यक्ति से पुत्र उत्पन्न कर सकती थी। और यूनानी लेखकों के अनुसार, चाणक्य ने तो बात बता दी, यूनानी लेखकों के अनुसार राजघराने की स्त्रियां आवश्यकता होने पर शासन सूत्र को भी अपने हाथों में ले लेती थी। शासन सूत्र का मतलब समझे, यानी पूरी शासन की बागडोर अपने हाथों में उसके आ जाती थी। किनके? ये यूनानी लेखक भी कह रहे हैं कि मौर्य वंश के अंदर, मौर्य साम्राज्य के समय राजघरानों की जो स्त्रियां होती थी, जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तो समस्त राजगारी अपने हाथों में ले लेती थी। ये तो था उसके बारे में। अब आता है रहन सहन और वेशभूषा की बात करें तो मैं कह सकता हूं, देखो रहन सहन और वेशभूषा, तो रहन सहन और वेशभूषा की बात करें तो मैं कहूंगा कि मकान भवन जो होते थे वो विलासितापूर्ण होते थे। उस समय के मकान और भवन विलासिता, विलासिता का क्या अर्थ होता है? विलासिता का अर्थ होता है ऐसो आराम वाले, ठीक है ना, विलासिता की वस्तु है। कई बार अपन कहते हैं कि कार हमारे लिए विलासिता की वस्तु है, यानी ऐसो आराम की जो वस्तु है जिसको हम अभी प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो विलासिता। तो वहां के उस समय के मकान और भवन जो होते थे वो विलासितापूर्ण होते थे। मौर्य साम्राज्य में प्राय समृद्धि का काल कहा जा सकता है, यानी उस समय का जो समय था वो काफी समृद्ध उन्नत काल कहा जा सकता है। किस काल को? मौर्य काल। मौर्य काल काफी समृद्धि का और उन्नत काल भी रहा है। उस समय लोग जो है वेशभूषा की बात करें तो सूती वस्त्र पहनते थे। कौन से वस्त्र पहनते थे? सूती वस्त्र पहनते थे। पहनावा भड़कीले और लबाबदार भी होता था। भड़कीले कलर और लबाबदार थे। तड़क भड़क वाले हीरे जवाहरात जो है आभूषण इस प्रकार के पहनने का शौक उस समय बहुत से लोगों को हुआ करता था। यानी वहां का जो पूरा साम्राज्य था वो काफी समृद्ध था, वहां के लोग काफी धनी रहा करते थे, तो उन लोगों के जो है हीरे जवाहरात और आभूषण पहनने का काफी अच्छा शौक हुआ करता था। भोजन की बात करें तो उस समय दूध, दही, घी, जौ और चावल ये मुख्य रूप से खाद्यान्न में उपयोग में आते थे। दूध, दही, घी, जौ और चावल। कुछ लोग जो है मांस और शराब का भी सेवन उस समय किया करते थे। भोजन जो होता था उस समय कहा जाता है कि काफी स्वादिष्ट बनाया जाता था। उस काल के अंदर लोगों को खाने का अच्छा शौक हुआ करता था। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के पश्चात जो है कहा जाता है कि मांस का सेवन धीरे धीरे मौर्य वंश में कम हो गया। क्यों? क्योंकि सम्राट के अशोक सम्राट के धर्म सिद्धांत में हमने पढ़ा है कि पशु पक्षियों की रक्षा करना, उनके साथ किसी प्रकार का हिंसक व्यवहार नहीं करना, ये उसमें बताया गया। तो बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद में मांस का सेवन कम हो गया। और मैगथनीज जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है वो कहते हैं कि जब भारत के लोग भोजन करने बैठते थे तो प्रत्येक सदस्य के सामने तीपाई थी यानी तीन पैरों वाली जो है आकार की मेज रख दी जाती थी। कितने? 3 पायों वाली मेज रख दी जाती थी जिस पर सोने के प्याले से उसमें उबले हुए चावल और उसमें पकवान परोसे जाते थे। आप सोच सकते हैं कि उस समय की समृद्धि की क्या स्थिति रही होगी, कितनी समृद्धि रही होगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे सम्राट अशोक के जो है भोजन के बारे में। एक और बिंदु आता है मनोरंजन। तो मनोरंजन की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं उस समय नृत्य, संगीत, गायन, नट, घुड़दौड़, पशुओं का युद्ध, नौकायान, जुआ, धनुविद्या, इस प्रकार के कई जो है कार्य जो मनोरंजन के रूप में किए जाते थे। ठीक है, ये तो था सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियों में सामाजिक जीवन, सामाजिक वर्ग और जाति प्रथा के बारे में, स्त्रियों की दशाओं के बारे में, वेशभूषा और रहन सहन के बारे में, और वहां के भोजन व मनोरंजन के बारे में। किसके बारे में? मनोरंजन के बारे में। ठीक है, आगे के भाग में हम वहां की आर्थिक जीवन, ठीक है, और मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।